बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। वजीर आजम हाउस इस्लामाबाद, जहां मीटिंग होनी थी उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ और वजीर आजम नवाज शरीफ के दरमियान। वजीर आजम नवाज शरीफ से मिलने के लिए जब राहील शरीफ वजीर आजम हाउस पहुंचे तो उनके हमरा थे उस वक्त के DG ISPR आसिम बाजवा। दोनों ऑफिसर्स मिलिट्री यूनिफॉर्म में थे। उनका इस्तकबाल किया आसिफ किरमानी ने, जो कि मुशीर थे वजीर आजम के बराए सियासी उमूर। इब्तदाई अलग सलग के बाद आसिफ किरमानी कमरे से चले गए और कुछ ही देर में जब वो वापस लौटे तो उनके हमरा थे वजीर आजम हाउस के ऑफिशियल फोटोग्राफर। कुछ ही देर में नवाज शरीफ भी आ गए और जैसे ही नवाज शरीफ कमरे में दाखिल हुए, जनरल राहील शरीफ, जी हाँ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहील शरीफ ने नवाज शरीफ को सल्यूट किया। वैसे ही फोटोग्राफर ने जनरल राहील शरीफ की सल्यूट करते हुए तस्वीर खींच ली। तस्वीर खींचने के बाद फोटोग्राफर ने आसिफ किरमानी की तरफ देखा और आसिफ किरमानी ने उन्हें थम्स अप दिया। ये चीज DG ISPR आसिम बाजवा ने नोट कर ली। उसके फौरी बाद नवाज शरीफ राहील शरीफ को लेकर अपने दफ्तर में चले गए। जैसे ही नवाज शरीफ कमरे से निकले, आसिफ किरमानी की तरफ देखकर DG ISPR आसिम बाजवा ने कहा, ये आपने क्या हरकत की? आसिफ किरमानी ने कहा, आप किस हरकत की बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा कि जो अभी आपने तस्वीर खिंचवाई है, जब इस मीटिंग की कोई और तफसील प्रेस को जारी नहीं होनी तो फिर इस तस्वीर खिंचवाने का क्या मकसद है? आसिफ किरमानी ने कहा, ये एक रूटीन का हिस्सा है। उन्होंने कहा, जी नहीं, आप प्रेस को ये तस्वीर जारी करके क्या साबित करना चाहते हैं? नौबत तल्ख कलामी तक पहुंच गई और बात नवाज शरीफ के इल्म में आई। उन्होंने बुलाकर पूछा कि क्या माजरा है? आसिम बाजवा ने कहा कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, आपको सल्यूट करना प्रोटोकॉल का हिस्सा है, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि इसकी तशहीर की जाए और इसे प्रेस को जारी किया जाए, और ऐसा इनके कहने पर किया जा रहा है। उन्होंने आसिफ किरमानी की तरफ इशारा किया। नवाज शरीफ ने आसिफ किरमानी की तरफ देखा, जिनके चेहरे पर नदामत थी। नवाज शरीफ ने आसिफ किरमानी से कहा, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आसिफ किरमानी ने फौरी तौर पर कहा, मैं माजरत चाहता हूं, और उन्होंने वजीर आजम हाउस के ऑफिशियल फोटोग्राफर से कहा कि उस तस्वीर को डिलीट कर दें। जी हाँ, आप दुरुस्त सुन रहे हैं। और इस तरह वो तस्वीर जिसमें जनरल राहील शरीफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वजीर आजम नवाज शरीफ को सल्यूट कर रहे थे, वो तस्वीर डिलीट करवा दी गई। ये वाकया आज मैंने आपको इसलिए सुनाया है कि आप अंदाजा लगाएं कि एक इतना बाइख्तियार वजीर आजम, जिसे अपने एक पॉलिटिकल एडवाइजर को कहकर DG ISPR से माजरत करवानी पड़ती है, और एक वो शख्स इमरान खान जो जेल में है, जो कि जाहिर है इस वक्त बाइख्तियार नहीं है, वो इस वक्त के सिटिंग आर्मी चीफ को जालिम और जहनी मरीज कह रहा है। ये फर्क होता है। अब अंदाजा लगाइए कि कहां एक इतना बाइख्तियार वजीर आजम वो अपने ऑफिशियल फोटोग्राफर से DG ISPR के कहने पर तस्वीर डिलीट करवाता है, और कहां आज का एक चीफ मिनिस्टर, जी हाँ, सोहेल आफरीदी की बात हम कर रहे हैं, वो DG ISPR को बराह रास्त मुखातिब करके कहता है कि आपने घटिया जबान इस्तेमाल की। और उसी सूबा खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली का एक और मेंबर शफी जान कहता है, जिसने KPK के मैंडेट की तरफ देखा, उसकी ऐसी की तैसी, और फिर कहता है, हम पांव नहीं गर्दन पकड़ेंगे, और उनका इशारा बराह रास्त आर्मी की तरफ है। ये फर्क है। हम सिर्फ ये बताना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान तब्दील हो चुका है। लोग अब खुलकर बात करते हैं। और सोहेल आफरीदी जो कौमी असेंबली गए थे, और उनका मकसद ये था कि वो कौमी असेंबली से कहें कि वो एक करारदाद मंजूर करे, क्योंकि अदालती फैसलों के बावजूद उन्हें इमरान खान से नहीं मिलने दिया जा रहा। उन्होंने वहां बात करते हुए यही बात की। उन्होंने कहा कि ये अदालत की बेतौकीरी है, ये पार्लियामेंट की बेतौकीरी है। जब उनसे सवाल किया गया कि जिस वक्त 26वीं गैर आईनी तरमीम मंजूर करवाई जा रही थी, उस वक्त PTI के अरकान असेंबली छुप रहे थे, उन्हें छुपने के लिए जगह नहीं मिल रही थी, वो मारे मारे फिर रहे थे। उस पर सोहेल आफरीदी का ये रद्द-ए-अमल था कि ये नाकामी किसी वजीर आला की नहीं है, ये नाकामी निज़ाम की है, जो कि अपने अरकान को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अगर आप लोगों को वो वक्त याद हो, और वो सबसे बेशरम बेगैरत इंसान बिलावल भुट्टो, जिसने कहा था ब्रूट फोर्स से मंजूर करवाई जाएगी तरमीम, ब्रूट फोर्स से डर के बहुत सारे अरकान असेंबली छुप रहे थे, किसी को जबरदस्ती लाया जा रहा था, और उसी 26वीं आईनी तरमीम ने 27वीं आईनी तरमीम का रास्ता हमवार किया। हम इस पर आगे चल के बात करेंगे। सोहेल आफरीदी ने ज़ाहिर है एक और बात भी उन्होंने बहुत अहम कही। उन्होंने कहा कि आइन उन्हें ये इख्तियार देता है कि वो मुजाहिरा करें, और जाहिर है कि वो मुजाहिरा, उनसे सवाल किया गया कि क्या वो एहतजाज करेंगे, मुजाहिरे करेंगे, उन्होंने कहा आइन उन्हें इस बात की इजाज़त देता है।
लेकिन जो सबसे अहम सवाल उनसे किया गया वो था एक्सटेंशन के मुताल्लिक। जी हाँ, लोग जानना चाहते थे कि सुहेल आफरीदी जो इतने दबंग अंदाज में हर बात कर रहे हैं, वो फील्ड मार्शल की एक्सटेंशन के बारे में उनका क्या मौक़िफ़ होगा। और वहाँ भी उन्होंने ज़ाहिर है कि अपने रिवायती तर्ज अमल का मुजाहरा किया और उन्होंने कहा कि एक एक्सटेंशन इमरान खान के दौर में भी हुई थी। जी हाँ, जनरल बाजवा पाकिस्तान की आर्मी के नाम पर एक धब्बा था वो, जिसने बहुत नुकसान पहुंचाया ना सिर्फ पाकिस्तान आर्मी को बल्कि पाकिस्तान को, मीडिया को, इकोनॉमी को, हर चीज को उन्होंने बहुत शदीद नुकसान पहुंचाया। आर्मी का इमेज उन्होंने बहुत बुरी तरह से मुतासिर किया। सुहेल आफरीदी ने कहा कि उन्हें एक्सटेंशन देना गलती थी और अब इस गलती का इजाला होना चाहिए, यानी कि वो बिल्कुल उन्होंने गैर मुबहम अंदाज में कहा कि वो एक्सटेंशन के हक में नहीं है। और जाहिर है अब सबसे अहम बात यह कि आज इमरान खान से मुलाकात का दिन है और उन्होंने फिर कहा कि उन्हें मिलने दिया जाए। देखिए, सुहेल आफरीदी अडियाला पहुंचेंगे, उनका नाम उस फहरिस्त में शामिल है। अदालत का हुक्म है कि सुहेल आफरीदी को मिलने दिया जाए। जब उन्हें नहीं मिलने दिया जाएगा तो फिर आप बताइए किस बात की अदालत, किस बात का आइन और कैसी तरमीम। अदालत आइन का हिस्सा है ना, अदालत कोई अलग से तो इदारा नहीं है, कोई ऊपर से आके नाजिल तो नहीं हो गया। आइन के तहत ही पाकिस्तान की अदालतें बनी हुई हैं, काम कर रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं कि सुहेल आफरीदी को इमरान खान से मिलने दिया जाए, लेकिन नहीं मिलने दिया जा रहा। तो जाहिर है फिर किस बात का आइन। और उन्होंने जाहिर है फिर इस तरफ इशारा किया कि वो फिर पुरअमन एहतजाज करेंगे। और आप जानते हैं कि जब एहतजाज होता है तो पुरअमन रहना या ना रहना एक फरीक के हाथ में नहीं होता। जरूरी नहीं है कि अगर पीटीआई चाहे कि इस मुजाहिरे को, अपने इस एहतजाज को पुरअमन रखे तो वो पुरअमन रहे भी। दूसरी तरफ से अगर ताकत का इस्तेमाल जैसे कि इस्लामाबाद में किया गया तो फिर आप समझ सकते हैं कि नताइज क्या निकल सकते हैं। उन्होंने सूबाई खुद मुख्तारी की भी बात की और उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा है कि जो अब अगली अगर तरमीम आनी है तो उसमें सूबाई खुद मुख्तारी पर आंच आएगी। उन्होंने कहा सूबाई खुद मुख्तारी पर किसी तौर से भी समझौता नहीं किया जा सकता। वंस अगेन उन्होंने अपनी उसी तरह की परफॉर्मेंस बिल्कुल दी है जैसे कि उनसे हमेशा वो जिस तरह की बात करते हैं और कभी भी वो चूकते नहीं है जो उनको बात कहनी होती है उससे। आप हर वीलॉग में सुन रहे होंगे, आप ट्वीट्स देख रहे होंगे, आप मेरा ख्याल आपका दिमाग पक गया होगा, जिसे कहते हैं ना दिमाग का दही हो जाना, वो हो गया होगा ये 27वीं तरमीम सुन के। अरे भाई कुछ भी नहीं है, कोई फायदा नहीं है। आप प्लीज, कोई आपसे कहे तरमीम आपके सानू की, पंजाबी में देखें, उर्दू में भी इसका जो तर्जुमा है वो ये कि मुझे क्या, लेकिन उसका मफहूम वो नहीं है, वो एक्सप्रेशन नहीं आता, वो फीलिंग नहीं आती जो पंजाबी में कहने से आती है सानू की। हकीकत में देखिए, जब हम बड़े हो रहे थे, जब हम स्कूल कॉलेज में थे, उस वक्त हम जिक्र बहुत ज्यादा सुनते थे 8वीं तरमीम का। वो उस लानती किरदार ज़िया-उल हक की लाई हुई थी जिसके तहत सदर को इख्तियार हासिल था कि वो वजीर आजम को घर भेज सकता है, ठीक है, और उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। उन्होंने जुनेजो को 8वीं तरमीम के जरिए घर भेजा। आप मुझे बताइए, क्या ज़िया-उल हक को जरूरत थी जुनेजो को 8वीं तरमीम इस्तेमाल करने की? वो तो उस बेचारे जुनेजो को कहते भाई इसके घर के बाहर पहरा बैठा दो, ये घर से ना निकले, वो नहीं निकलता। जरूरत क्या थी? अच्छा, फिर 1997 में वो तरमीम खत्म कर दी गई और ये कहा गया कि जी अब कोई सदर असेंबली तोड़ ही नहीं सकता, अब हर वजीर आजम अपनी मुद्दत पूरी करेगा। क्यों? क्योंकि 8वीं तरमीम खत्म हो गई। फिर क्या हुआ? उसी 8वीं तरमीम की जो पहली असेंबली थी, यानी नवाज शरीफ ने अपनी मुद्दत 1997 तो पूरी नहीं की ना, घर जाना पड़ा उनको। उस वक्त तो 8वीं तरमीम खत्म हो चुकी थी। क्यों? उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को कहा निकलो इधर से। निकाल दिया। 8वीं तरमीम नहीं थी, आइन में कुछ भी नहीं था। क्या आइन के तहत निकाला? अच्छा, उसके बाद जमाली खुद उन्होंने बनाया, नवाब मुशर्रफ ने, उन्होंने अपनी मुद्दत पूरी की, कोई 8वीं तरमीम नहीं थी। उनको कहा चलो निकलो, भागो इधर से। वो बेचारे घर जाके बैठ गए। यूसुफ रजा गिलानी, 8वीं तरमीम तो नहीं थी ना, कोई आइन में इख्तियार नहीं था किसी को वजीर आजम को घर भेजने का। उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल क्यानी के हुक्म पे इफ्तिखार चौधरी, जो एक बहुत ही मकरूह किरदार पाकिस्तान की अदलिया का, उसने यूसुफ रजा गिलानी को घर भेज दिया। उसके बाद क्या हुआ? नवाज शरीफ क्या था, आइन के तहत हटे। साकिब निसार, एक और मकरूह किरदार, जनरल बाजवा, उससे भी मकरूह किरदार, नवाज शरीफ को नहीं करने दिया। तो भाई आइन से तो कुछ नहीं होता ना। इमरान खान की हुकूमत को क्या आइनी तरीके से घर भेजा गया? वो बाजवा और नदीम अंजुम दोनों बहुत ही पाकिस्तान की तारीख के गलीज कैरेक्टर्स,
انہوں نے عمران خان کو گھر بھیج دیا. تو بھائی آئین سے کیا ہوتا ہے؟ آئین پہ عمل کر کون رہا ہے؟ آئین ہو یا نہ ہو. اب شہباز شریف اپنی مدت اگر اس وقت وہ وزیر اعظم ہے تو وہ کیا آئین کے تحت ہے؟ وہ تو اپنی سیٹ بھی نہیں جیتے, ان کی جماعت بھی الیکشن ہار گئی, وہ کیسے بنے ہوئے وزیر اعظم؟ تو بھائی آئین وائن کیا ہوتا ہے؟ آئین تو اس وقت ہوتا ہے جب آپ اسے مانیں. دیکھیں اب جو میں آپ کو اگلی سٹوری, جیسے فرض کریں میں آپ کو ان کی بات بتاتا ہوں, ممدانی, زہران ممدانی جو الیکشن جیتے ہیں نیو یارک میں, ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے آئین. صدر ایک حد تک بات کر سکتا تھا, ٹرمپ نے کھل کے مخالفت کی, ان کی کھل کے مخالفت کی, لیکن امریکہ کا آئین پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ ممدانی کو گھر سے اٹھوا لے, وہ ممدانی کو الیکشن لڑنے سے روک دیں, نہیں دیتا نا آئین. یہ ہوتا ہے آئین, یہ ہوتا ہے آئین کہ امریکہ کا سب سے طاقتور شخص کھل کے کہہ رہا ہے کہ یہ زہران ممدانی جو یہ غلط آدمی ہے, برا آدمی ہے, سوشلسٹ ہے, یہ نیو یارک کو برباد کر دے گا, اور میں نہیں چاہتا کہ نیو یارک کا میئر بنے. بن گیا وہ نیو یارک کا میئر, لوگوں نے اس کو منتخب کر لیا. یہ ہوتی ہے آئین کی طاقت کہ وہ پوری کوشش کے باوجود, پوری خواہش کے باوجود, اس نے اس کے مدے مقابل کو انڈورس بھی کر دیا, کومو, جو کہ آزاد امیدوار, حالانکہ وہ ڈیموکریٹک پارٹی کا کینڈیڈیٹ تھا جب وہ پرائمری میں ہارا, تو اس نے پھر ایک انڈیپینڈنٹ کی حیثیت سے وہ الیکشن لڑا. یہ ہوتا ہے آئین, یہ ہوتی ہے آئین کی طاقت. ٹرمپ کے اگر بس میں ہوتا, اگر ٹرمپ آئین کے تابع نہیں ہوتے, پریزیڈنٹ ٹرمپ, تو وہ جاتے اپنی فورسز کو بھیج دیتے, اپنی فوج کو بھیج دیتے, پولیس کو بھیج دیتے, اور ممدانی کو گھر سے اٹھوا لیتے, ممدانی کی بیوی کو اغوا کروا لیتے, ممدانی کے بچوں کو اٹھوا لیتے. وہ بیچارہ ممدانی آتا, روتا, کہتا بھائی مجھ سے غلطی ہو گئی, میں میئر کا الیکشن لڑ رہا تھا, اب نہیں لڑوں گا, مجھ سے غلطی ہو گئی. نہیں کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے یہ کام. کیوں؟ کیونکہ یہاں آئین ہے. یہ ہوتا ہے آئین. آپ جو بات کر رہے ہیں 25ویں 26ویں 27ویں, ارے بھائی آپ اس میں 50ویں ترمیم کر لیں, کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فیلڈ مارشل کو اس میں کور دینا, آئینی کور, کہ وہ فیلڈ مارشل کا ہوتا, کوئی فائدہ نہیں. دیکھیے جب تک ان کے پاس طاقت ہے, وہ بیٹھے ہوئے, ان کو آئینی کور ملے نہ ملے. ایوب خان جب تک طاقت تھی, کیا ایوب آئین کی وجہ سے ایوب خان کو چھوڑ کے جانا پڑا اقتدار؟ نہیں, وہ کمزور ہو گئے تھے. یحییٰ خان ان سے زیادہ طاقتور ہو گئے تھے, انہوں نے آئے, ان کو نکال دیا. ضیاء الحق کے آئین کی وجہ سے گھر گئے, مشرف کے آئین کی وجہ سے گھر گئے؟ نہیں. دیکھیے آئین وہ ہوتا ہے, آئین کے پاس اپنی کوئی توپیں نہیں ہے, آئین چلتا پھرتا نہیں ہے, آئین کوئی ایٹم بم نہیں ہے کہ کسی پہ جا کے گر جائے گا. آئین کا ایک تقدس ہے, اس کی ایک سینکٹی ہے, جو کہ مانے اگر آپ تو, جیسے کہ میں نے کہا یہاں پر ہے, یہاں پر آئین کے تحت صدر ہاں کہہ سکتا ہے, لیکن آئینی طور پر وہ ممدانی کو روک نہیں سکتے تھے, اور وہی ہوا. تو اس لیے اچھا, اب جو اگلی سٹوری ہے جو کشمیر کے بارے میں ہے, جو میں کہہ رہا ہوں کہ کشمیر کو مذاق نہ بنائے, اسی سے پتہ چل جائے گا. اب جو ان کے ٹاؤٹس ہیں, ان کے اپنے ٹاؤٹس ہیں, بکاؤ, بالکل بے ضمیر قسم کے صحافی, وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہیں کہ کشمیر میں اس وقت پیپلز پارٹی کو حکومت دی جائے گی جب وہ 27ویں ترمیم کی حمایت کرے گی. آپ اندازہ لگائی, میں آپ کو کوئی 10-15 دن پہلے, میرا خیال ہے 2 ہفتے پہلے, میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ وہاں پر پورا کھیل تیار ہے, لیکن اس کو روک کے رکھا ہوا ہے. اور میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ, جیسے کہ شہباز گل کو میں نے کوٹ کر کے کہا تھا کہ پہلے بھی ملٹری انٹیلیجنس اور آئی ایس آئی کی لڑائی تھی, اس دفعہ کا میں بھی کہہ رہا ہوں کہ جو ملٹری انٹیلیجنس اور آئی ایس آئی کی لڑائی ہے. اچھا اب آپ دیکھیے کہ وہاں تو تیاری مکمل ہے, وہاں تو عدم اعتماد کل آ جائے تو فارغ ہو جائیں گے چودھری انوار الحق. چودھری انوار الحق تو استعفیٰ بھی تیار لے کے بیٹھے ہوئے, لیکن نہیں, اب ان کے ٹاؤٹس خود آ کے کہہ رہے ہیں کہ اس بے شرم پیپلز پارٹی پاکستان کی سب سے گھٹیا پولیٹیکل پارٹی ہے, اس گھٹیا پولیٹیکل پارٹی کو اب بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ آپ 27ویں ترمیم پہ ووٹ دیں تو پھر آپ کا وزیر اعظم کشمیر میں بنے گا. کشمیر کے عوام کے ساتھ آپ کھیل رہے ہیں, مذاق کر رہے ہیں آپ ان کے ساتھ, آپ مت کیجئے یہ کام. دیکھیے پھر وہ لوگ موازنہ کرتے ہیں بھارت کے کشمیر سے, پھر وہ لوگ موازنہ کرتے ہیں باقی علاقوں سے, پھر آپ کو برا لگتا ہے, آپ کو مرچیں لگتی ہیں, پھر وہ احتجاج کرتے ہیں, پھر آپ کو مرچیں لگتی ہیں. آپ کیوں ان کے ساتھ یہ مذاق کرتے ہیں؟ اگر وہاں پر ضرورت نہیں ہے تو مت کیجئے تبدیلی, اس کو ایک بارگیننگ چپ کے طور پر آپ استعمال کر رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیے کشمیریوں کو کس قدر تضحیک محسوس ہوگی اپنی, کہ ہم کوئی بھیڑ بکریاں ہیں, ہم کوئی کیڑے مکوڑے ہیں, ہم کوئی کھلونا ہے کہ آپ ہم سے کھیلنے کے چکر میں پیپلز پارٹی کو آپ یہ دیں گے, اور ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ بات ہو رہی ہے. یہ بھی نہیں کوئی ڈھکی چھپی بات ہو. اس لیے پلیز, بہت سینسٹیو ایشو ہے, اس سے مت کھیلیں. آج کے شو میں بس اتنا ہی. پلیز آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہم اس طرح کی خبریں اور تاریخی واقعات آپ کے لیے لے کر آتے رہیں. خوش رہیے اور باخبر بھی. اگلے شو میں انشاءاللہ تعالیٰ پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.